Dear students, today we are going to take a new topic. The topic is expression for potential energy in an electric dipole or work done in rotating an electric dipole in an electric field. First of all, we should write the notes of this topic. चलिए पेज 1 देखिए, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन व्यंजक हम लोग को निकालना है। और इसका दूसरा भी नाम है कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग रोटेट करते हैं, उसको टर्न करते हैं, घुमाते हैं, तो कितना वर्क डन होगा, कितना कार्य होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक डायपोल मान लेते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P है, लोग पढ़े थे पहले भी, इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पिछले के वीडियो में देखिएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे। किसी डायपोल को जिसका डायपोल मोमेंट P है उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख देते हैं। एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों बीच का एंगल थीटा है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज टो इक्वल टू और टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे, ड्राइव किए थे इसको, पीई साइन थीटा, ये टॉर्क है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि जब टॉर्क लग रहा है किसी बॉडी पर तो हम लोग वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। तो 11 क्लास में हम लोग पढ़ते थे, जैसे यहाँ पे देखिए टॉर्क जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। टॉर्क जो है वो थीटा का फंक्शन है। इसका ये मीनिंग हुआ कि टॉर्क जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो जब टॉर्क वेरिएबल हो जाता है या फोर्स वेरिएबल हो जाता है तो हम लोग एलिमेंट्री वर्क डन पहले निकालते हैं। एलिमेंट्री वर्क डन हम लोग पहले निकालते हैं, और यदि कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट टॉर्क है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यदि मान लीजिए फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस या एफ एस कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और यदि हम लोग देखें कि यदि टॉर्क मेरा ये कांस्टेंट है तो वर्क निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे देखिए आप। जैसे W इक्वल टू एफ डॉट एस होता है लीनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में एफ डॉट एस होता है। तो रोटेशनल मोशन में, रोटेटरी मोशन में फॉर वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क डॉट थीटा, ऐसे करके, है ना, टॉट थीटा। तो टॉट थीटा से हम लोग इसको ये फाइंड करेंगे वर्क डन। और अब जब हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री वर्क डन निकालेंगे तो एलिमेंट्री वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी डब्ल्यू पहले फाइंड करेंगे। चूंकि यहाँ वेरिएबल है तो एलिमेंट्री वर्क डन निकालना है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग पढ़ते थे ना एफ डी एक्स। तो उसी तरह से रोटेशन मोशन में हो जाएगा, फोर्स के जगह पर टॉर्क हो जाएगा और डी एक्स के जगह पर हो जाएगा डी थीटा। फोर्स के इक्विवेलेंट है टॉर्क या फोर्स के एनालॉगस है टॉर्क, और डी एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, उसके जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो फोर्स का टॉर्क और डीएक्स का डी थीटा, वर्क का वर्क ही होता है। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट्री वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इज। अब हम लोग डायपोल को रोटेट कर रहे हैं तो एलिमेंट्री वर्क डन निकालना है, तो क्या लिखेंगे देखिए हम लोग हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ डी थीटा। जैसे एफ डी एक्स होता है वैसे टॉ डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ का फॉर्मूला था पीई साइन थीटा डी थीटा। टोटल वर्क डन निकालना है
तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, 11 में हम लोग पढ़ते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन एक्चुअली यहाँ 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन है, ऐसे पढ़ते हैं डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। तो डी डब्ल्यू हो गया पीई हम लोग इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं इसको, क्यों, कांस्टेंट है, ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद रखिए, मैथमेटिक्स में होता है, हम लोग फिजिक्स में 11 में पढ़ते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 कर रहे हैं। मतलब मान लेते हैं ये इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ये अपर लिमिट है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लोअर लिमिट थीटा 1 है, अपर लिमिट थीटा 2 है। कहने का मतलब शुरू में एंगल जो था वो थीटा 1 था, बाद में एंगल थीटा 2 है, ये जनरलाइज्ड है। एंगल का मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम लोग माइनस को बाहर कर लेते हैं, और थीटा के जगह पर माइनस पी बाहर हो गया, थीटा की जगह पर थीटा 2, थीटा की जगह पर फिर थीटा 1, बीच में माइनस, ये रूल होता है ना, लिमिट पुट करने का रूल है। थीटा की जगह पर थीटा 2 और थीटा की जगह पर थीटा 1 पुट करते हैं। अब हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम लोग अभी सॉल्व इसको नहीं कर रहे हैं। देखिए माइनस पी कॉस थीटा, फिर यहाँ माइनस है, एक माइनस यहाँ का है, इसे रख रहे हैं इसको। हम लोग माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका जरूरत नहीं है, वैसा हम लोग बाद में करेंगे, डब्लू का जब एक्सप्रेशन निकालेंगे। अभी इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए W का एक फॉर्मूला, वर्क का एक फॉर्मूला 11 क्लास के कॉन्सेप्ट से लेते हैं, UF माइनस UI, इक्वेशन नंबर 2, जहां UF क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और UI क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे वर्क डन आता है। और क्या है यहाँ पे वर्क डन, ये है, ये फॉर्मूला है इक्वेशन 1 में इस टॉपिक में, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, 11 क्लास में मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, और ये इस टॉपिक का फॉर्मूला है। अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। देखिए दोनों के LHS में W है, यहाँ भी W है, बीच में क्या है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो हम लोग लिख सकते हैं UF इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 और UI इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 1। यदि हम तुलना करेंगे, दोनों कंपैरिजन करेंगे, तो UF इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 और UI इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। देखिए हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो UF इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 और UI इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 1। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं जनरल लिखें, फाइनल नहीं लिखना है, इनिशियल नहीं लिखना है, जनरल लिखना है। तो जनरल में क्या करेंगे, P तो लिखना होगा, माइनस भी लिखना होगा, थीटा 2 थीटा 1 की जगह पर हम लोग थीटा लिखेंगे। थीटा जनरल है, थीटा 1 एक क्या है, स्पेशल केस है, जब इनिशियल होता है। थीटा 2 क्या है, स्पेशल केस है, जब वो फाइनल होता है एंगल। और ये थीटा क्या है, जनरल है, ठीक है। अब देखिए हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं कि AB cos थीटा इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B। तो यहाँ भी लिख सकते हैं P cos थीटा को वेक्टर P डॉट वेक्टर E, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, AB cos थीटा इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B लिखते हैं, लेकिन दोनों वेक्टर होना जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं ना कि ये जो डायपोल मोमेंट है वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ठीक है, तो U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई और U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, शुरू में VPI इसमें लिखाया गया है। अब आइए हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए इस फॉर्मूला से हम लोग को फाइंड करना है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा पुट करेंगे कि U का वैल्यू हमको मैक्सिमम मिले। कॉस थीटा से मतलब नहीं है, हमको U ज्यादा ज्यादा मिलना चाहिए। तो U यहाँ पे हमको अधिक से अधिक मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा तभी मिलेगा जब कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग -1 पुट करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो अधिकतम PE मिलेगा, है ना। तो कॉस थीटा का -1 वैल्यू पुट करेंगे तब मैक्सिमम मिलेगा। एक हम लोग टॉर्क का हम लोग पढ़े थे पिछले टॉपिक में कि टॉर्क इक्वल टू P साइन थीटा होता था। इसमें मिनिमम वैल्यू जो है साइन थीटा को 0 पुट किए थे, 0 पुट किए तो टॉर्क हमको 0 मिला था। लेकिन मिनिमम वैल्यू साइन थीटा का होता है -1। कोई कमेंट में देखे पूछा था कि -1 होता है, 0 क्यों पुट किए। तो -1 यदि पुट करते हैं तब तो माइनस में आ जाएगा टॉर्क, और फिर मैग्नीट्यूड हमको लेना होगा, माइनस में लिखते नहीं है तो प्लस में आ जाएगा, फिर तो मिनिमम नहीं हुआ। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भी इस तरह का है कि कॉस थीटा का वैल्यू -1 जब पुट करेंगे तो हमको ज्यादा ज्यादा वैल्यू मिलेगा, और यदि हम 1 पुट करेंगे तो कम से कम वैल्यू मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ऐसा नहीं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्लस में ही होगा, माइनस नहीं होता है, वो जीरो हो सकता है मिनिमम। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए cos थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। तो यू मैक्स जो है यहाँ से देख सकते हैं -p और ये cos थीटा -1, तो p मिल गया। p से ज्यादा का संभावना नहीं बनेगा, कभी नहीं। p/2 हो सकता है, 2p कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि cos थीटा ना आ गया, cos थीटा का मान -1 होता है, 1 -2 नहीं होगा, -3 नहीं होगा। चलिए, तो इसे क्या कंक्लूजन निकला कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा? जब cos थीटा -1 पुट किए थे। तो cos थीटा -1 का मतलब थीटा कितना? 180 डिग्री, ठीक है। 180 का मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन है। क्या चीज का डायरेक्शन अपोजिट है? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है। लिखा हुआ है देखिए कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर। जब अपोजिट रहेगा तो उस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा डायपोल का, और उस स्थिति को बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है तो बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि फोर्स जीरो लग रहा होगा, जरूर फोर्स जीरो लग रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब 180 डिग्री है तो टॉर्क जीरो हो जाता है। कैसे? टॉर्क का फॉर्मूला देखिए, पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा है, साइन 180 का वैल्यू जीरो होता है, तो टॉर्क जीरो आ गया। टॉर्क जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम में, फोर्स जीरो टॉर्क जीरो रहे तो इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये जनरल एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? जब cos थीटा का मान 1 पुट करेंगे। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। किसका किसका डायरेक्शन? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो u का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां से देखिए, -p cos थीटा, तो cos थीटा 1 पुट करेंगे तो -p आ जाएगा, इसलिए u मिनिमम का वैल्यू हो गया -p। तो हम लोग यहाँ कंक्लूजन लिखेंगे, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा कब? जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और इस स्थिति को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब फिर यहाँ बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थीटा का मान 0 है, ठीक है, थीटा का मान 0 है। तो आइए टॉर्क वाला फॉर्मूला में देखिए, टॉर्क में क्या होता है? पी साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू 0, टॉर्क 0। मतलब थीटा 0 भी रहने से टॉर्क 0 होता है, थीटा 180 रहने से भी टॉर्क 0 होता है। टॉर्क 0 का मतलब इक्विलिब्रियम है, ठीक है। लेकिन दो तरह का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल। स्टेबल कब? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। अनस्टेबल कब? जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है। वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व्ड लाइन भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा भी हो सकता है, या कर्व टेढ़ा मुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन इमेजिनरी लाइन है। फैराडे के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग को पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज से इमिट होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता है, नेगेटिव चार्ज में एंड करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी चार्ज सरफेस से जब इमिट होता है तो वो उस पर नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। या यदि स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, पॉइंट चार्ज है, तो उसमें वो रेडियली होगा आउटवर्ड। मान लीजिए कि प्लस चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, माइनस चार्ज है रेडियली इनवर्ड होगा, ठीक है। हम लोग फिगर से भी इसको समझेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन यदि है तो उसका जो डायरेक्शन होगा, एरो का जो साइन होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा। लेकिन यदि कर्व्ड लाइन है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, तो कर्व्ड लाइन में वक्र रेखा है, तो वैसी स्थिति में हम लोग यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जानना चाहें तो उस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे,
टेंजेंट ड्रॉ करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उस पॉइंट पर मिलेगा। एक और प्रॉपर्टी इसका क्या है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ठीक है, कभी कट नहीं करेगा, क्योंकि यदि कट कर जाएगा तो हम लोग देखेंगे फिगर में कि यदि कट कर जाएगा तो एक सिंगल पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएंगे। और हम लोग को पता है कि टेंजेंट डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन, और एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ फिगर देखते हैं, डिफिनीशन देखते हैं, इसका नोट्स पहले लिख लेते हैं। आप लोग नोट्स लिखिए पहले। देखिए पेज 1, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र रेखाएं आर स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस। ये स्ट्रेट भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, या कर्व भी हो सकता है, दोनों का फिगर दिखाएंगे। कर्व्ड का मतलब वक्र, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक लाइंस हो सकते हैं। इन अ रीजन, किसी क्षेत्र में, सच दैट, इस प्रकार से द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन पर किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन होता है जो किसी एक पॉइंट पर, किसी कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए पास करता है। गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट दैट पॉइंट इन द रीजन। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए एक बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस है। स्ट्रेट सीधा या कर्व्ड इमेजिनरी लाइन है जो किसी क्षेत्र में इस प्रकार से होता है कि उसके किसी एक पॉइंट पर जब हम टेंजेंट खींच देते हैं तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इन द रीजन, क्षेत्र में। ठीक है, कुछ हम लोग फिगर देख रहे हैं, देखिए कुछ फिगर है। ये फिगर जो है एक चार्ज है, लिखा हुआ Q ग्रेटर देन 0, मतलब Q ग्रेटर देन 0 का मतलब चार्ज जो सो पॉजिटिव है। तो चार्ज पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इससे इमिट होगा, ये इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। ठीक है, और देखिए स्ट्रेट लाइन है ये जो चार्ज है ये आइसोलेटेड चार्ज है। मतलब ये चार्ज आइसोलेटेड का मतलब हुआ कि ये चार्ज रखा हुआ है, इसके अगल बगल में कुछ नहीं, ये बगल में रखा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक ना, ये समझना है कि ये आइसोलेटेड है, पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, ये आइसोलेटेड चार्ज है। ठीक है, अब चलिए ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, Q लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। ये तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है बाहर से। ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, उसे इमिट हो रहा था, तो ये बाहर निकल रहा है, ये अंदर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, लिखा हुआ रेडियली आउटवर्ड, और ये क्या है, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, फिर आगे समझते हैं। इस फिगर को देखिए, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। ठीक है, नहीं ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हो रहा था कि पिछला में जो आइसोलेटेड वाला था उसमें स्ट्रेट लाइन में इमिट हो रहा था, यहाँ चूंकि प्लस प्लस में रिपल्सन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है रिपेल हो रहा है। दिख रहा है कि ये उधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये उधर जा रहा है। ठीक है, ये इधर आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसका बनेगा। ये मतलब दोनों लग रहा है कि रिपेल कर रहा है। ये चार्ज, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिपेल कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी रिपेल करते हैं, यदि चार्ज सिमिलर होगा, मान लो माइनस माइनस है तब भी रिपेल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, लेकिन पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है। यदि नेगेटिव रहता तो इनवर्ट जाता, तो प्लस प्लस रिपल्सन हो रहा है। ये फिगर एकदम इस तरह से बना लेना है। आप लोग सिनेमा देखे होंगे तेरे नाम में सलमान खान का हेयर स्टाइल भी इसी तरह से है ना, इस तरह से बना लेना है। देखिए ये फिगर हम बनाए हुए हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है। बताया थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इस क्षेत्र में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, आइए इस फिगर में देखिए क्या है, एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस चार्ज है, दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं लेकिन यहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, कोई चार्ज जितना ज्यादा मात्रा में इमिट करेगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा मात्रा में इमिट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग चार्ज है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग सपोज करें 2 प्लस चार्ज था। ठीक है, इससे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन इससे निकल रहा है, इससे 4 4 8 लाइन निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका स्ट्रेंथ जो है, इसका स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है। मान लीजिए ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो ये श्योर है कि Q2 जो है सो ग्रेटर देन Q1 होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमिट करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए इस फिगर में क्या है, बताया था एक कॉन्सेप्ट है कि ये चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये एक सीट है। ठीक है, सीट है, सीट का एक क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखाया गया है। सीट का मतलब ये पेपर सीट, जैसे ये पेपर सीट है, ये पेपर सीट है ना, तो सीट का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। क्रॉस सेक्शन का मतलब हम लोग ये भाग देख रहे हैं, देखिए ये वाला भाग देख रहे हैं, ये भाग देख रहे हैं ना, थोड़ा मोटा करके दिखा, मान लीजिए इतना मोटा ले लेते हैं। ठीक है, इतना सीट है, ये थिक सीट है, तो इसका हम क्रॉस सेक्शन ये दिखा रहे हैं, इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखिए परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकल रहा है, परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड है। ठीक है, प्लस था इसीलिए इनवर्ट रहता, माइनस रहता तो इनवर्ट हो जाता। परपेंडिकुलर का मतलब नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन यदि कोई पॉइंट चार्ज है तो उसमें हम रेडियली आउटवर्ड दिखाए थे, रेडियली आउटवर्ड। जैसे देखिए ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे कि किसी कंडक्टर को जब हम लोग चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके सरफेस पर जमा हो जाता है। ठीक है, सरफेस पर, जैसे इस कंडक्टर को चार्ज दिए तो इसके सरफेस पर जमा हो गया, इसके अंदर चार्ज नहीं होता है। तो अंदर में जब चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होता है, प्रूफ करेंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक